हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक। डिस्कस करेंगे ई कॉमर्स का। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि मुझे कमेंट्स में लिख रहे थे, उन्होंने अपनी अटेंडेंस भी लगाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि मैंने कहा था कि जो वीडियो देख रहे हैं वो अटेंडेंस ज़रूर लगाना। तो इसी प्रकार से मैंने कहा था कि अगर आप लोग अटेंडेंस लगाएंगे तो सारे सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन बैंक हैं, यानी 2025 दिसंबर के लिए और 2026 जनवरी के लिए, और जो जून में एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं 2026 के अंदर, उसके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टोटल 23 क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको सारे नहीं करने हैं। सारे क्यों नहीं करने? जिनको सिर्फ पास होना है उनको मैं लिमिटेड क्वेश्चंस कराऊंगी इनमें से, बस आपको वही करके जाने हैं। और साथ ही साथ जो अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं वो वीडियो के बिल्कुल एंड तक जरूर बने रहें, क्योंकि आपका जो एग्जाम होने जा रहा है उसमें कोई भी क्वेश्चन उठा के पूछा जा सकता है, आपकी यूनिवर्सिटी कोई भी है। बट जिनको लगता है कि हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, हम ज्यादा पढ़ना नहीं चाहते, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट पे पास होना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं एंड में, वीडियो के एंड में, या जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराती जाऊंगी वैसे वैसे बताती जाऊंगी कि जिनको पास होना है वो वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो कि इस पीडीएफ को बाय करना चाहते हैं, और काफी बच्चों ने बाय कर भी ली है। जिन्होंने नहीं करी है उनको मैं बता दूं कि जल्दी से जल्दी आप इसको बाय करके इसका प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंट आउट का टाइम नहीं है तो आप हमसे हार्ड कॉपी भी बाय कर सकते हैं। बहुत ही रीजनेबल से प्राइस पे कॉम्बो चल रहा है, जिसमें नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कॉम्बो मिलता है, जिसके बाद आपको कोई भी बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई यूनिवर्सिटी की बुक भी और कोई अदर राइटर की बुक भी आपको नहीं चाहिए। अगर आपने सिर्फ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए और नोट्स पढ़ लिए तो आपको 95 प्लस स्कोर करने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ई कॉमर्स क्या होता है? तो देखो भाई, ई कॉमर्स की डेफिनेशन और उसके फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। ई कॉमर्स बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। आजकल विदाउट ई कॉमर्स कुछ भी नहीं है। यानी जो भी हम सामान को बाय कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी है साफ साफ, प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस यूजिंग द इंटरनेट। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने गुड्स को यानी कि बाय कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस को जो है इंटरनेट की मदद के द्वारा किया जाता है। यानी कि सामान को खरीदा और बेचा जा रहा है इंटरनेट की मदद के द्वारा, तो उसको हम ई कॉमर्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का नाम देते हैं। इट इन्वॉल्व ओनली ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस कंज्यूमर और बोथ थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। तो देखो भाई, सिंपल सी बात है, मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रही हूँ जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं। और अगर आपको कोई डाउट आता है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम लोग जल्द ही अपने एप्लीकेशन पे कुछ अपलोड करने वाले हैं। कुछ अपलोड इन द सेंस कि हम लोग कुछ वन शॉट अपलोड करने वाले हैं जो कि सीरीज वाइज होगी। जिनको भी वो लेना होगा प्लीज एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लें, क्योंकि वहां पर जल्दी कुछ अपडेट मिलने वाला है। तो नानक एजुकेशन पॉइंट आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। लिंक आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप से ले सकते हैं, आपको डाउनलोड करके रखना है। तो जल्दी वहाँ पर बहुत अच्छा आप लोगों के लिए कुछ कोर्स आने वाला है, तो उसको डाउनलोड करके रखें जिन भी बच्चों को क्लास चाहिए थी। इट इन्वॉल्व ओनली ट्रांजेक्शन बिटवीन बिजनेस कंज्यूमर और बोथ थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। ई कॉमर्स के कुछ फीचर्स हैं। सबसे पहला तो ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होती है, आपको पता ही है। बाइंग एंड सेलिंग होती है, पेमेंट होती है। यानी कि आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। लेट सपोज आपने क्या करा कि आपने कोई सामान बाय खरीदा, मतलब बाय करा। आपने अमेज़न से कुछ जूते ऑर्डर कर लिए, ड्रेस ऑर्डर कर ली, तो आपने जो सामान मँगाया है, जो आप उसकी पेमेंट तो करेंगे, तो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन है, ठीक है? तो ये सब है। ग्लोबल रीच रहती है, यानी आप अगर दिल्ली में बैठे हैं, तो अगर आपको गुजरात से कुछ मँगाना है, व्हाटएवर कहीं से भी मँगाना है, तो आप मँगा सकते हो। यानी कि ई-कॉमर्स अलाउ करता है बिज़नेस टू रीच कस्टमर एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कहीं भी आप रहते हो, ऐसा नहीं है कि मैं दिल्ली, गुजरात की बात कर रही हूँ। आप आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आजकल तो हर चीज़ अवेलेबल है। यानी ग्लोबल रीच रहती है, एनीवेयर इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर आप कहीं भी जो है बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन हम कर पाते हैं। अब आता है 24/7 अवेलेबिलिटी रहती है। जो ऑनलाइन के जो स्टोर्स होते हैं वो ऑपरेट किए जाते हैं ऑल डे, मतलब हर दिन ये ऑपरेट किए जाते हैं। ऐसा नहीं है 2 दिन ऑपरेट हो रहे हैं या फिर 2 घंटे के लिए ऑपरेट हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता। बेसिकली ई कॉमर्स का आप देखो, रात को अगर आपको कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करना है, आप 3 बजे करो, 4 बजे करो, 2 बजे करो, ठीक है? तो ये ई कॉमर्स के कुछ बेनिफिट्स भी आप इसको कह सकते हो। प्रोवाइडिंग कन्वीनियंस टू कस्टमर। कस्टमर को इतना कन्वीनियंट हो गया है कि अब वो कहीं भी बैठ के कुछ भी सामान ऑर्डर करके मंगवा लेते हैं, फिर नहीं सही आ रहा तो एक्सचेंज भी कर लेते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट रहती है, पेमेंट आर मेड डिजिटली यूजिंग क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग एक्सेट्रा।
यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है, यानी आप अपने डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं इस सामान को खरीदने या बेचने में। रिड्यूस कॉस्ट, आपको रिड्यूस कॉस्ट होती है, यानी एलिमिनेट द नीड फॉर फिजिकल स्टोर, यानी कि आपको कोई फिजिकल स्टोर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ओवरहेड एक्सपेंसेस भी इससे कम हो जाते हैं, आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। अगर काफ़ी सारे जो ई-कॉमर्स के बिज़नेस हैं, उन्होंने घर से ही स्टार्ट किया है। इनफैक्ट उन वो अगर फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, तो ग्राउंड फ्लोर पे उन्होंने अपना जो है गोडाउन बना रखा है, शॉप बना रखी है, या फिर अपने घर में ही एक रूम बना रखा है। मतलब छोटे लेवल पे स्टार्ट किया हुआ है या फिर बड़े लेवल पे भी किया है, तो अगर स्पेस ज़्यादा है, तो उन्होंने अपने घर से स्टार्ट किया हुआ है। क्योंकि कोई भी कस्टमर आपके घर आके नहीं दिख रहा, उसको आपके प्रोडक्ट से मतलब है, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी से मतलब है। पर्सनलाइजेशन रहती है, यानी कि वेबसाइट एंड ऐप आर रिकमेंडेड प्रोडक्ट बेस्ड ऑन कस्टमर प्रेफरेंसेस, जितने भी हमारे कस्टमर के जो प्रेफरेंसेस हैं, ठीक है, तो उसमें वेबसाइट्स ऐप्स जो हैं वो काम किए जाते हैं। जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए, आप वो ऐप सर्च करते हैं या वेबसाइट देखते हैं, तो वहाँ पे मिल जाता है। पेपरलेस एक्सचेंज होता है, यहाँ पे जितने भी रिकॉर्ड हैं वो इलेक्ट्रॉनिक मेंटेन हो रहे हैं, ठीक है। ये सब रहता है। नेक्स्ट आता है वेब पोर्टल। क्या होता है? वेब पोर्टल इज़ अ स्पेशली डिज़ाइन्ड वेबसाइट दैट brings information from various source into a single interface. For example, Yahoo, MSN और गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल लाइक इंडिया ई गवर्नमेंट पोर्टल, जितने भी हमारे जो वेब पोर्टल क्या है, बेसिकली डिज़ाइन किया गया डिज़ाइन वेबसाइट दैट जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज से इकट्ठा करके एक सिंगल इंटरफेस देने का काम करता है। जैसे कि याहू हो गया, गवर्नमेंट सर्विस पोर्टल, जैसे कि इंडियाज ई गवर्नेंस पोर्टल हो गया, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है। इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे कि प्रोवाइड एक्सेस टू वेरियस सर्विस और इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन साइड। नेक्स्ट आता है ऑफर यूजर लॉग इन एंड पर्सनलाइज डैशबोर्ड होते हैं, मे इंक्लूड ईमेल, फॉरम, न्यूज, शॉपिंग, ये सब एक्सेट्रा आता है। मतलब जैसे कि कोई ईमेल हो गए, फॉरम्स हो गए, न्यूज़ हो गई, ठीक है? ये सब इसमें आता है। ई-टेलिंग क्या होता है? यानी इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग होता क्या है? ई-टेलिंग रेफर्स टू सेलिंग रिटेल गुड्स डायरेक्टली टू कस्टमर। सामान को जो है रिटेल गुड्स जो होते हैं वो बेचे जाते हैं डायरेक्टली कस्टमर को ऑनलाइन चैनल्स के माध्यम से। जैसे कि फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेज़न, आप कुछ भी मँगा रहे हो, अपना ऑनलाइन बैठे हो और आपको जो है सामान जो है मिल जाता है। फीचर्स क्या रहते हैं? डायरेक्ट सेलिंग टू कंज्यूमर ऑनलाइन, कि आप यहाँ पे कंज्यूमर को डायरेक्टली बेच रहे हो, ऑनलाइन बेच रहे हो। प्रोडक्ट भी डिस्प्ले होता है, कैटलॉग्स, इमेजेस आपको दिखाई जाती हैं, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, क्वालिटी, कलर, साइज़ सब दिखता है। हाँ, आप टच करके नहीं देख सकते, बट आपको जो है वो कैटलॉग में दिखाई देता है। फिर जब फिज़िकली वो आपके पास आता है तो आप उसको चेक कर पाते हो। डोर स्टेप डिलीवरी होती है, आपके घर पे आके मिल जाती है वो प्रोडक्ट, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती। कस्टमर के रिव्यूज़ एंड रेटिंग आप दे सकते हो, अगर प्रोडक्ट अच्छा लगा तो अच्छी खासी रेटिंग और रिव्यूज़ आप करते हैं, और नहीं लगा तो आप उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं। ईज़ी रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट ऑप्शन रहते हैं, ठीक है? आप घर बैठे-बैठे रिटर्न करना चाहो, रिप्लेस करना चाहो, साइज़ चेंज करना चाहो तो आप कर पाते हो। ई-कॉमर्स के कुछ फ़ायदे हैं, तो सबसे पहला फ़ायदा है ग्लोबल रीच है। अगर कोई भी पर्सन यहाँ पर ई-कॉमर्स का बिज़नेस भी करना चाहता है, एज़ अ बिज़नेस, एज़ अ ओनर अगर मैं बात करूँ, तो मैं आपको इसी प्रकार से समझा रही हूँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अलग है। मेरे को किसी का कंटेंट चुराने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही मेरे को इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मैं देखती हूँ, जब मैं ये वीडियोज़ बनाती हूँ ना, तो पीछे भी बहुत सारी वीडियोज़ पे हम लोगों के व्यूज़ गए हैं अकाउंट्स की वीडियो पे। मैं जस्ट आपसे पर्सनली शेयर कर रही हूँ, जो आप ये वीडियो देख रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वही सेम उठा करके अपना ही पता नहीं क्या किया है, वहीं से आंसर कहीं से आंसर उठा लिया, क्वेश्चन हमारे सारे ले लिए, कॉपी करके वीडियो बना रहे हैं। और इनफैक्ट हमारे पढ़ाने का तरीका जो फ्लो चार्ट है या फिर जो भी हम पढ़ा रहे हैं, वो सब कंटेंट चुरा-चुरा के वीडियोज़ बना रहे हैं। तो देखो भई, चुराने से कुछ नहीं होता। हम ये कहते हैं कि हमारा काम है कि आप तक कंटेंट डिलीवर करना, वो भी ऑथेंटिक। ऐसा नहीं है कि हम बना कुछ और रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, किसी का क्वेश्चन उठा रहे हैं। हम खुद ही क्वेश्चन सेट करते हैं, खुद ही उसके आंसर्स लेकर आते हैं, और इनफैक्ट ये जो क्वेश्चन बैंक मैंने बनाया है ना, बनवाया आप लोगों के लिए, जो हमारी टीम इस पे काम कर रही है, तो इस तरीके से बनवाया है ना कि मतलब पीछे भी मैंने जब आपको 2-3 वीडियोज़ बनाई हैं, जिन्होंने देखी होंगी क्वेश्चन बैंक डिस्कशन वाली, तो उसमें मैंने शॉर्ट समरी 2-2 लाइन की लिखवाई है कि जिनको एंड मोमेंट पे दिक्कत होती है, तो उन्हें वो दिक्कत ना हो। तो हम टाइम टू टाइम चीज़ों को अपग्रेड कर रहे हैं। आपके अकॉर्डिंग हम लोग सोच पा रहे हैं, ठीक है? तो आपको बस अवेयर रहना है, जो फेक चैनल्स बने हुए हैं, ठीक है? उनसे बचना है। जो फेक चैनल बना के हम लोगों के कंटेंट चुरा के वीडियोस बना रहे हैं, उनसे अवेयर रहना है, ठीक है? हमारा अपना एक ही चैनल है, ठीक है? नानक एजुकेशन पॉइंट, इसके अलावा हमारा कोई चैनल नहीं है। मैं बार-बार यही इसीलिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने जब देखा ना,
बच्चे मुझे आके कमेंट करके बताते हैं कि मैम ये वाले चैनल पे हमने ये वीडियो देखी थी, ये आपका है क्या? तो हम बोलते हैं, साफ मना कर देते हैं कि भाई हमारा नहीं है, हमारा चैनल सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही है, जिस पे आपको ऑथेंटिक और बिल्कुल रियल और हर एक चीज़ सच्चाई के साथ बताई जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं 5 क्वेश्चन्स लेकर आ रही हूँ और आपको बोलूँ कि भई 5 के 5 क्वेश्चन कर लो, बाकी कुछ मत करना। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं कभी धोखे में नहीं रखती किसी भी बच्चे को। अगर क्वेश्चन आएगा तो बोलूँगी, नहीं आएगा तो भी बोलूँगी। ठीक है? सो अब स्टार्ट कर लेते हैं, मतलब जो कंटिन्यू कर लेते हैं। तो मुझे ऐसे ही याद आया, ये सब चीज़ें शेयर करनी चाहिए आप लोगों के साथ। तो ग्लोबल रीच मैंने बता दिया, 24/7 वाला पॉइंट ऊपर डिस्कस किया था ना मैंने, कि 24/7 अवेलेबिलिटी रहती है यहाँ पे। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट रहती है, क्योंकि रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि आपको एक स्पेशल कोई ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है। वो आप तब करें जब आपका बिजनेस जो है बहुत बड़े लेवल पे हो जाता है, तब आपसे संभाला नहीं जाता, तो आपको एक पर्टिकुलर एक स्पेस लेनी पड़ती है। बट घर से अगर करते हैं तो इतनी भी कॉस्टिंग नहीं आती। कन्वीनियंस रहता है, कस्टमर कैन शॉप फ्रॉम एनी टाइम। क्योंकि मैं ये पॉइंट्स जो थोड़ा डेप्थ में जाके क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि जब मैटर लिखना होता है तो पता होना चाहिए। और कई बार डाउट मैं पढ़ाती ही ऐसे हूँ कि आपके मन में जो डाउट है वो मैं पहले ही क्लियर करती हूँ। जैसे अब मैंने आपको एक पॉइंट यहाँ पे क्लियर कराया, आपको ध्यान से सुनना है। कान में ईयरपॉड्स, लीड वगैरह आप लगा के आराम से इसको सुनो, कॉपी पेन लेके बैठो, और जिन्होंने ये पीडीएफ बाय कर ली है वो इसको लेकर बैठो, और जो-जो मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, वो साइड में नोट डाउन करते जाओ, ताकि रिवीज़न करने में आसानी हो एग्ज़ाम टाइम पे। तो बेसिकली इसमें क्या था ना, कि मैंने आपको समझाया कि यहाँ पे लो ऑपरेटिंग कॉस्ट रहती है। यानी कि जो हमारे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ कॉस्ट जो होता है वो कम आता है। अब बच्चों को डाउट यहाँ पे ये आ सकता है कि मैम अगर अलग से ऑफ़िस है तो रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, स्टाफ कॉस्ट आएगा ना? तो मैंने इसीलिए समझाया कि अगर बिज़नेस का लेवल छोटा है, घर से ऑपरेट हो रहा है, तो इतना नहीं आएगा, लेकिन अलग से स्पेस लेंगे तो ये आएगा। कन्वीनियंस में आता है, कस्टमर कैन बाय फ्रॉम होम एनी टाइम। कभी भी आप, कन्वीनिएंट है वो मैंने बताया, रात को 3 बजे 4 बजे जब मर्जी आपको ऑर्डर करना है आप कर सकते हो। वाइड प्रोडक्ट रेंज रहती है, बायर कैन कंपेयर एंड चूज फ्रॉम मेनी ऑप्शंस। आपको पता है आजकल हर एक चीज का बहुत सारे ऑप्शंस है। अगर आपको एक सेलर से प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा तो आप दूसरे का देख लेंगे। मतलब अगर हमें कोई क्लोथिंग भी, कोई ड्रेस भी देखनी होती है, मिंत्रा पे जाते हैं, हमारे पास 10,000 20,000 से भी ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, हम ही कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर हम उसको सेट करते हैं कि हमारी रेंज किस अकॉर्डिंग हमें जाना है, कलर क्या है, तो हमारे पास थोड़ी से ऑप्शंस कम होते हैं। अदरवाइज अगर हम इतने इतने ऑप्शन देखेंगे तो हम कंफ्यूज रहेंगे। फास्टर ट्रांज़ैक्शन होती है, ऑर्डर, पेमेंट एंड डिलीवरीज़ हैपन क्विकली। यानी ऑर्डर जल्दी से हो जाता है, पेमेंट भी हो जाती है एंड डिलीवरी भी बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है? पेपरलेस एंड कैशलेस रहता है इसके अंदर, यानी कोई खाता-खुता बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाथ से आपने खाता बनाया है, इतने रिकॉर्ड किया, आजकल डिजिटली सब कुछ हो रहा है। ठीक है? पर्सनलाइज़ेशन रहती है, यानी वेबसाइट रिकमेंड प्रोडक्ट, यानी वेबसाइट जो है वो रिकमेंड करती है प्रोडक्ट को ऑन द प्रीवियस सर्चेज़ और परचेज़। आपने क्या खरीदा उसके अकॉर्डिंग वो दिखाता रहेगा। आप क्या सर्च कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको सजेस्ट करेगा। तो ये सारी जो टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, अभी आप देखते होंगे इंस्टा पे एल्गो चल रहा है कि इंस्टा पे आप लाइक आपकी थिंक कुछ, आप कुछ सोच रहे होते हो तो तुरंत वैसी कोई रील आ जाती है, आप जो सोच रहे होते हो। तो ये सब चीज़ें क्या है कि हम इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है कि हम कुछ सर्च भी करें या कुछ सोचे भी तो वो चीज़ हमारे सामने होती है। ई-कॉमर्स के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, कुछ बुराइयाँ हैं। सबसे पहला तो पर्सनल टच आप नहीं कर सकते, उसकी कमी रहती है यहाँ पे। नो फेस टू फेस इंटरैक्शन विद सेलर, आप सेलर के साथ इंटरैक्शन नहीं कर सकते। आपको यूँ ही नहीं पता कि उसका एक्चुअल सेलर है कौन। आप तो बस प्रोडक्ट मँगा रहे हो, दैट्स इट। सिक्योरिटीज़ इश्यू रहते हैं, रिस्क ऑफ फ्रॉड भी रहता है, हैकिंग भी रहता है, डाटा थेफ्ट भी रहता है। अब आज के टाइम की मैं बात करूँ और मैं ये थोड़ा गहराई में कराऊँगी तो ही आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि यही सारे एग्ज़ाम्पल्स होता है। अब मैं आपको बोल दूँ कि जो इसमें पॉइंट लिखा है फटाफट आपको बोल दूँ, हाँ, ठीक है, लैक ऑफ पर्सनल टच ये बता दिया, मैं ऐसे नहीं करती हूँ। मेरे को जब तक मैं अपने एग्ज़ाम्पल या आपसे रिलेटेड एग्ज़ाम्पल नहीं दूँगी, तो मुझे लगेगा कि मैंने आपको कंटेंट नहीं पढ़ाया है, आपका भी टाइम वेस्ट हुआ है और मेरा भी हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। बट जब मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ तो मुझे लगता है कि एक्चुअल जो मेहनत है वो इसी के अंदर है, और आप लोगों को मुझे समझाना है, सो दैट आपको भी आपका टाइम वेस्ट ना जाए। तो देखो भई, सबसे पहले पर्सनल टच की बात तो मैंने आपको बता दी, लेकिन जो सेकंड पॉइंट यहाँ पर आता है वो आता है सिक्योरिटी इश्यू का। अब इसके अंदर क्या होता है, रिस्क रहता है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जो हमारा यूथ है ना, उसके साथ कभी फ्रॉड हुआ भी है तो भी हमने इग्नोर मारा है। लेकिन जो हमारे जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, मम्मी हैं, पापा हैं, या कोई मासी है, या फिर बुआ है, या फिर उन्होंने कोई साड़ी मँगवाई है, या फिर कोई कोई भी प्रोडक्ट मँगाया, कोई मोबाइल मँगाया तो उनके साथ कुछ फ्रॉड हुआ, तो उन लोगों का मन हट जाता है कि ऑनलाइन जो है वो बेकार है। ठीक है? फेस टू फेस हम देख नहीं सकते, इंटरैक्शन नहीं कर सकते, उस प्रोडक्ट को छू के नहीं देख सकते, ठीक है?
तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो हम क्या करते हैं, हम तो इग्नोर करके प्रोडक्ट वगैरह दोबारा मँगा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनको फ्रॉड हुआ है और वो ऑनलाइन पे ट्रस्ट नहीं करते, वो अभी ऑफलाइन पे ही चल रहे हैं। ऐसे बहुत सारे आपको एग्ज़ाम्पल अपने आस-पास देखने को मिल जाएँगे। अगर आपके किसी फैमिली मेंबर के साथ ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ है या कुछ सामान मँगाया था, बदले में कुछ और आ गया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना और किस टाइप का फ्रॉड हुआ है, वो भी बताना। हैकिंग होती है, डेटा थेफ्ट भी होता है, आपको पता है डेटा चुराने की दिक्कतें रहती हैं, ये ई-कॉमर्स की एक बुराई है। डेटा तो आपको आप पता ही है आजकल कितना ज़्यादा लीक हो रहा है। किसी भी प्रोडक्ट का आप उठा के देख सकते हो, ठीक है? आपको कॉल्स आती हैं, ठीक है? तो आपका नाम उनको पता होता है, आपका बैंक अकाउंट किस बैंक में है, मतलब जो आपका जो खाता है वो कौन से ब्रांच में है, उनको ये सारी चीज़ें मोटा-मोटा पता रहती हैं। ठीक है? ये सब क्या है, डेटा चोरी ही हो रहा है बेसिकली। डिलीवरी डिलेज़ हो रही हैं, यानी शिपिंग एंड लॉजिस्टिक में टेक टाइम, ठीक है? तो कई बार क्या होता है कि आपकी डिलीवरी में डिलेज़ हो जाती हैं, यानी कि शिपिंग वगैरह कह सकते हो कि प्रोडक्ट लेट आ रहा है या फिर बीच में अटक गया, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। प्रोडक्ट क्वालिटी कंसर्न तो हर इंसान को रहता है, 90% रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि जब हम इमेज देखते हैं तो कलर कुछ और समझ आता है, टेक्सचर कुछ और समझ आता है, लेकिन जब वो हमारे पास पहुँच जाता है तो कलर में तो थोड़ी काफ़ी लोगों को दिक्कत रहती है कि अगर पिंक कलर मँगाया है, पिंक कलर की कोई साड़ी मँगाई है तो वो डार्क मतलब दिख तो वो डार्क रही थी लेकिन आई तो वो बहुत लाइट कलर थी। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस हो जाती हैं, तो ये एक बुराई ही है। डिपेंडेंस ऑफ इंटरनेट है, यानी कि रिक्वायर गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तभी आप कोई चीज़ ऑर्डर कर पाएँगे या कोई भी आप चीज़ों को सर्च कर पाएँगे। रिटर्न एंड रिफंड की जो बात मैं करूँ तो वो इश्यूज़ भी रहते हैं। कई बार क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, डिले रिटर्न हो जाता है, रिफंड प्रोसेस में टाइम लग जाता है। टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, वेबसाइट क्रैश भी हो जाती है और पेमेंट गेटवे भी फेलियर्स आते हैं जिसकी वज़ह से पेमेंट अटक जाती है और फिर वो बाद में आती है। हाई कॉम्पिटिशन है, ये तो मैं बता दूँ कि पहले के समय में अगर मैं बात करूँ, जब ई-कॉमर्स स्टार्टिंग में स्टार्टअप हुआ था, तो उस टाइम पे बहुत कम सेलर्स थे, बहुत कम वैराइटीज़ होती थी, बहुत रेयर लोग ही ऑनलाइन सामान मँगाना पसंद करते थे। बट आजकल हम इतने एडिक्ट हो गए हैं कि हम शॉप पे जाते हैं, तो हमें तुरंत अपने माइंड में एक ही चीज़ क्लिक करती है, अरे ऑनलाइन तो ये प्रोडक्ट इतने का मिल रहा है, इतनी वैराइटीज़ है। हम एज़ उस शॉपकीपर को ही बोल देते हैं कि भैया आपके पास ये वाला प्रोडक्ट नहीं है, ये तो ऑनलाइन इतने का मिल रहा है। ऐसे-ऐसे हम लोग दिमाग में, क्योंकि हमारे अब क्या बैठ चुका है, ई-कॉमर्स बैठ चुका है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट ये सब है, तभी हम जब शॉप पे जाते हैं, तो हमारे मुँह से ये सारी चीज़ें निकल जाती हैं। टाइप ऑफ ई-कॉमर्स में आता है, सबसे पहला आता है बी2बी आता है, यानी कि बिज़नेस टू बिज़नेस आता है, ट्रांज़ैक्शन टेक प्लेस बिटवीन 2 बिज़नेसेस। 2 बिज़नेस के बीच में जब ट्रांज़ैक्शन होती है ना, तो उसे हम बी2बी कहते हैं। जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग गुड्स टू अ होलसेलर और रिटेलर, फॉर एग्ज़ाम्पल अलीबाबा। फॉर फीचर्स है कि लार्ज वॉल्यूम होती है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होते हैं, बल्क ऑर्डर। देखो कितना शॉर्ट में लिखा हुआ है, इससे शॉर्ट आपको किसी किताब में नहीं मिलने वाला। हमने इसी प्रकार से क्वेश्चन को रेडी किया है ना, कि आपको बस क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर पढ़ना है और पढ़ते ही याद हो जाएगा, और जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ वो आपके कोड वर्ड है, वो आपको याद हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पर बिजनेस टू बिजनेस डीलिंग होती है, यानी कि एक मैन्युफैक्चर यानी कंपनी में सामान बनाने वाला होलसेलर को दे रहा है, होलसेलर रिटेलर को दे रहा है। यहाँ पे कोई कस्टमर नहीं आ रहा। बी टू सी में आता है, बिज़नेस टू कंज्यूमर होता है, जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, यानी कि जो बिज़नेस है वो अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर को ऑनलाइन बेचता है, तो बी टू सी होता है। कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी सी टू सी कब होता है, जैसे कि ओएलएक्स, फेसबुक, ईबे। तो ये सब क्या है? जैसे कि आप देखते हैं आपका कोई प्रोडक्ट पुराना हो गया तो आपने उसको ओएलएक्स पे डाल दिया। तो आप भी एक कंज्यूमर हो, सामने वाले को जिसको बेच रहे हो वो भी कंज्यूमर है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की मदद के द्वारा आपने अपने सामान को बेच दिया। गुड्स रीसेल करना चाहते हो, पीयर टू पीयर सेलिंग करना चाहते हो, मिनिमल बिज़नेस से इन्वॉल्वमेंट रहती है। सी टू बी में क्या होता है, कंज्यूमर टू बिज़नेस में होता है बेसिकली इंडिविजुअल ऑफर प्रोडक्ट। इंडिविजुअल जो है वो अपने प्रोडक्ट को ऑफर कर रहा है, सर्विस को ऑफर कर रहा है कंपनीज़ को, ठीक है? आप फ्रीलांसर ऑफरिंग डिज़ाइन सर्विस टू अ कंपनी ऑन जैसे कि मैं बोलूँ कि अब जैसे मैं अपना चैनल चला रही हूँ अभी नानक एजुकेशन पॉइंट के नाम से। होता क्या है कि हमें भी बहुत सारे फ्रीलांसर से जो है मेल्स आते हैं कि मैम अगर आपको थंबनेल बनवाना है तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, वीडियो की एडिटिंग करानी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें। तो ये एग्ज़ाम्पल मैंने क्यों दिया, क्योंकि आपको ईज़िली समझ आ जाएगा। वैसे कंपनी का एग्ज़ाम्पल भी हो सकता है
कि जो कंपनी होती है उनको सर्विसेज चाहिए होती हैं, बहुत सारे काम कराने होते हैं डिजिटल के, यानी कि यूट्यूब को मेंटेन करना, इंस्टाग्राम को जो है मेंटेन करना। तो फ्रीलांसर्स हायर किए जाते हैं जो उनकी कंपनी के लिए डिज़ाइन्स को बनाते हैं, डिज़ाइन की सर्विसेज देते हैं, इसी प्रकार से। और फिर आता है बिज़नेस टू गवर्नमेंट, यानी कि बिज़नेस प्रोवाइड करती है सामान, सर्विस और इन्फॉर्मेशन टू गवर्नमेंट एजेंसीज़, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो आईटी कंपनी प्रोवाइड सॉफ्टवेयर सोल्यूशन टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यानी जो आईटी की जो कंपनीज हैं वो जो भी डेटा है यानी वो प्रोवाइड कर रही हैं, सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस दे रही हैं, किसको दे रही हैं? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को दे रही हैं, ठीक है? जैसे कि सिक्योर ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्क रहता है, फॉर्मल प्रोसीजर्स रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का गवर्नमेंट टू सिटीजन आता है। जैसे कि गवर्नमेंट प्रोवाइड सर्विसेज और इंफॉर्मेशन डायरेक्टली टू सिटीजन थ्रू ऑनलाइन पोर्टल। ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली सिटीजन तक पहुंच जाती है, जैसे कि ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग, आधार सर्विसेज, पासपोर्ट एप्लीकेशंस। किसी को पासपोर्ट बनवाना है, आधार की कोई सर्विसेज चाहिए, तो वो यहाँ पे उनकी वेबसाइट पे, गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे देखने को सिटीजन को मिल जाती है, और ये फास्टर सर्विस डिलीवरी होती है, ट्रांसपेरेंसी रहती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आता है हमारा आरटीजीएस एन एनएफटी एंड ईएफटी। आरटीजीएस बेसिकली क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होती है इसका फुल फॉर्म। एनईएफटी मींस नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है। ईएफटी में आता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर ये क्या क्या होता है इसको समझेंगे। आरटीजीएस में क्या होता है कि ट्रांसफर फंड जो होता है वो इंस्टेंट हो जाता है एंड इंडिविजुअल इन रियल टाइम, जबकि ट्रांसफर यानी जो एनएफटी होता है उसमें ट्रांसफर फंड जो होता है उसमें बैचेस में होता है और रेगुलर इंटरवल्स में होता है। और ईएफटी में क्या होता है? जनरल टर्म फॉर एनी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड बिटवीन अकाउंट्स रहता है। सेटलमेंट के टाइप्स क्या रहते हैं? बेसिकली रियल टाइम ट्रांजेक्शन प्रोसेस इमिजिएटली होता है। इसके अंदर क्या होता है? नेट सेटलमेंट होती है, हाफ आर्ली बैचेस होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है? कैन बी रियल टाइम और बैच वाइज डिपेंडिंग अपॉन सिस्टम, यानी वो हमारे सिस्टम पे डिपेंड करेगा। अगर आपको समझ नहीं आया, अब आपको मैं ध्यान से सुनना है, ठीक है? ध्यान से सुनना है कि मैं क्या बोल रही हूँ। देखो होता क्या है, जैसे यूपीआई होता है, गूगल पे होता है, उस पर तो हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर लेते हैं। लेकिन जो आरटीजीएस होता है उसमें मिनिमम ट्रांसफर की जो लिमिट होती है वो 2 लाख की होती है। और साथ में जो एनईएफटी होती है उसकी कोई मिनिमम लिमिट नहीं होती है। और ईएफटी के अंदर नो फिक्स लिमिट, डिपेंड अपॉन द सर्विस टाइप पे डिपेंड करता है, इसकी भी कोई लिमिट नहीं होती है। यानी पैसा ट्रांसफर करने की ये एक लिमिट बताएगी, अब मिनिमम इतना होना ही चाहिए। मैक्सिमम में क्या आता है? कोई अपर लिमिट नहीं है, इसमें भी नहीं है। इसके अंदर क्या होता है? डिपेंड अपॉन सिस्टम होता है। कैन इंक्लूड आरटीजीएस, एनईएफटी एंड आईएमपीएस, ठीक है? अगर हम स्पीड की बात करें कि पैसा कितनी देर में पहुंच जाता है, तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से आरटीजीएस के बारे में, यहाँ मैं नीचे भी लिख देती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए, ठीक है? वेट, ये आपका आरटीजीएस है, ये एनईएफटी है, ये आपका ईएफटी है, ठीक है? तो बेसिकली मैं हम बात कर रहे थे कि जो हमारी स्पीड होती है ना वो कैसी रहती है, तो इसके अंदर होता है ये इंस्टेंट पहुंच जाता है, इमिडिएटली पैसा पहुंच जाता है इसमें। विद इन 30 मिनट्स टू 2 आवर्स, यानी 30 मिनट से 2 घंटे लग जाते हैं पैसा ट्रांसफर होने में। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? ये होता है आपका, वेरी करता है, डिपेंड अपॉन मेथड यूज, ठीक है? नेक्स्ट आता है ट्रांजेक्शन टाइप में, आता है लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन होती है, इसमें स्मॉल एंड मीडियम वैल्यू ट्रांजेक्शन होती है, इसमें सारी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन्स होती है। अवेलेबिलिटी की बात करूँ तो 24/7 सर्विस तीनों की रहती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, आप बस एग्ज़ाम्पल समझ लो और फुल फॉर्म याद कर लो, बस बाकी आप बना के लिख देना। एग्ज़ाम्पल में आता है कि 5 लाख टू सप्लायर इंस्टेंट, यानी आपको पैसा ट्रांसफर करना है 5 लाख किसको? सप्लायर को इंस्टेंटली। और इसमें आता है एनईएफटी में आता है सेंडिंग 10,000 टू फ्रेंड अकाउंट, आपको भेजना होता है, इसमें ऑनलाइन पेमेंट करनी होती है कोई यूपीआई बैंक ट्रांसफर की मदद से। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है इनेम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ये होता क्या है? तो देखो, इनेम इज एन ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किस लिए बनाया गया था, किस लिए लॉन्च किया गया था? ताकि कनेक्ट हो पाए जो भी हमारे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं अक्रॉस द कंट्री, ठीक है?
इट अलाउ फार्मर, ट्रेडर, बायर टू सेल एंड बाय एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑनलाइन। यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है वो इसलिए किया है ताकि जो फार्मर हैं, ट्रेडर हैं, बायर हैं, वो अपने सामान को बेच सके एंड साथ ही साथ जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑनलाइन मार्केट है उसको खरीद पाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल वन नेशन वन मार्केट फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बना दिया। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होती है इन प्राइस डिस्कवरी। नेक्स्ट आता है फार्मर गेट बेटर प्राइसेस थ्रू ऑनलाइन बिडिंग। मतलब जो हमारे फार्मर्स होते हैं ना उनको अच्छा प्राइस मिल जाता है ऑनलाइन बिडिंग करने से। और ना मिडल मैन इन्वॉल्वमेंट भी रिड्यूस होती है, बीच के जो लोग आ जाते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। और जो रियल टाइम प्राइस इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड होती है, ऑनलाइन पेमेंट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड होती है। लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर इन अप्रैल 2016। फॉर एग्जाम्पल अ फार्मर इन महाराष्ट्र कैन सेल वीट टू बायर इन पंजाब थ्रू एन इन पोर्टल। अब आपको सिर्फ इस एग्जाम्पल पे ध्यान देना, फिर आपको सब समझ आ जाएगा। जैसे मान लो कोई फार्मर है, कोई किसान है महाराष्ट्र का, जो कि सामान यानी कि वीट बेच रहा है पंजाब के किसी फार्मर को, बायर, ठीक है, वीट टू अ बायर इन पंजाब, पंजाब में किसी बायर को बेच रहा है, ठीक है। तो वो किसके द्वारा बेच रहा है? इनेम पोर्टल के द्वारा बेच रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इनेम बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो होता है वो क्या है? यानी कि जेम इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट इन इंडिया। इट एनेबल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्रीज एंड पब्लिक सेक्टर ऑनलाइन टू परचेज गुड्स एंड सर्विस डायरेक्टली फ्रॉम रजिस्टर्ड सेलर ऑनलाइन। देखो, अगर आपको समझ नहीं आया ना तो आप एग्जाम्पल पे ध्यान दो बस, ठीक है। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफिस परचेजिंग ऑफिस फर्नीचर, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट का ऑफिस है जो कि ऑफिस फर्नीचर को खरीद रहा है, और आईटी इक्विपमेंट फ्रॉम रजिस्टर्ड वेंडर, यानी कोई आईटी इक्विपमेंट्स हैं जो कि रजिस्टर्ड वेंडर से लिए जा रहे हैं ऑन जेम, यानी इस पोर्टल के द्वारा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? जेम बोलेंगे। ये एक डिफरेंस है जो कि आप पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है साइबर सिक्योरिटी, साइबर फोनिक और साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर सिक्योरिटी में क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डेटा फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, अटैक्स और डैमेजेस। यानी साइबर सिक्योरिटी है ये साइबर अटैक को प्रिवेंट करता है, सिक्योर करता है, आपकी डिजिटल इंफॉर्मेशन को बचा के रखता है। साइबर फोनिक्स जो होता है वो होता है जिसमें ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कलेक्ट करना, एनालाइज करना, प्रिजर्विंग डिजिटल एविडेंस, जो भी आपके डिजिटल एविडेंस पड़े हैं फ्रॉम साइबर इंसिडेंट्स के, उन सबको इकट्ठा करता है, एनालाइज करता है, ये सब करता है। साइबर क्राइम क्या होता है? एक इलीगल एक्टिविटी होती है कैरिंग आउट यूजिंग कंप्यूटर के पे नेटवर्क और इंटरनेट में हो जाती है, जो कि एक इलीगल एक्टिविटी है, ठीक है। अनलॉफुल एक्ट इसे हम बोलेंगे, ठीक है, जिसमें हैकिंग वगैरह, चोरी करना, ऑनलाइन फ्रॉड करना, ये सब किस में आता है? साइबर क्राइम में आता है। और आपको पता है आजकल साइबर क्राइम कितना बढ़ चुका है, फाइनेंशियल लॉस होना, डेटा का चोरी होना, सब इसी में हो जाता है। साइबर सिक्योरिटी के एग्जांपल्स देखो, मेन आपको एग्जांपल मैं बताती हूँ। जैसे कि इसमें फायरवॉल इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि हैकिंग से बचा जा सके। इसमें कहता है ट्रैकिंग अ हैकर थ्रू सिस्टम लॉग्स, सिस्टम लॉग्स के द्वारा यहाँ पे जो है हैकर को ट्रैक किया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है? स्टीलिंग समवन बैंक डिटेल ऑनलाइन, जो हमारी अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था ना, जो बैंक की इन्फॉर्मेशन वो फ़ोन करते हैं और बताते हैं आपका ये नेम है, ये बैंक अकाउंट है, ये सब चीज़ें जो छोटी-मोटी उन्हें पता होती है, तो वो बैंक डिटेल्स की जो इन्फॉर्मेशन साइबर क्राइम से डेटा चोरी करके पता लग जाती है। देखो ये शॉर्ट में लिखा है, ये है बिल्कुल शॉर्ट में। ये उन बच्चों के लिए जो सिर्फ़ पास होना चाहते हैं, तो वो सिर्फ़ ये पढ़ लेना, ठीक है? बाकी वही सारे पॉइंट्स हैं ऊपर, जो मैंने आपको शॉर्ट में करा दिए। बाकी आपको सारा नहीं करना, तो मेन-मेन बस मीनिंग, ऑब्जेक्टिव मैंने कराया और एग्ज़ाम्पल वो बहुत है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का एक डिफरेंस आता है इंटरनेट का और डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू का आता है ना, वर्ल्ड वाइड वेब का आता है। इंटरनेट तो आप लोगों को पता ही है क्या होता है, एक ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर। बहुत सारा जो नेटवर्क होता है कंप्यूटर का ग्लोबली कनेक्टेड होता है, डिवाइसेस कनेक्टेड होती हैं आपस में, तो वो इंटरनेट के द्वारा होती हैं, ठीक है, जिसमें डेटा का ट्रांसफर करते हो, हम नेटवर्किंग करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, ये सब इसमें आता है। जैसे कि प्रोटोकॉल लाइक टीसीपी, आईपी, ये सब आ जाते हैं। नेक्स्ट की अगर बात करूँ तो इसमें सर्विस की बात करूँ तो ईमेल्स हो गए, चैट है, ऑनलाइन गेमिंग खेल रहे हो आप, ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, ये सब आता है। एग्जाम्पल के तौर पे बस वही है, ग्लोबल नेटवर्क है जो कि कनेक्ट करता है, कनेक्टिंग ऑल द कंप्यूटर्स। और जबकि हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें तो ये एक सिस्टम ऑफ इंटरलिंक हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है एंड रिसोर्स एक्सेस विया द इंटरनेट।
जैसे कि आपको समझ नहीं आया तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे google.com आपने एक्सेस किया, youtube.com किया, विकिपीडिया थ्रू आप ब्राउज़र आपने कुछ भी सफारी पे जाके, क्रोम पे जाके ये सब सर्च किया, तो वो क्या है? www ही तो है, यानी कि प्रोवाइड एक्सेस टू वेब पेजेस पे आप जा रहे हो, वेबसाइट पे जा रहे हो, ऑनलाइन कंटेंट आपको ब्राउज़र के द्वारा मिल रहा है, तो वो सब आता है। जैसे क्रोम, फायरफॉक्स ये सब चीज़ें आती हैं। मैंने शॉर्ट में आपको बताया ताकि आपको दिक्कत ना हो। नेक्स्ट आता है आप लोगों का स्पाईवेयर आता है, थ्रेट्स आता है, फिशिंग आती है। तो देखो स्पाईवेयर इज़ द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट सीक्रेटली मॉनिटर, ये एक सीक्रेटली मॉनिटर होता है जिसमें इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है फ्रॉम अ कंप्यूटर और डिवाइस विदाउट द यूजर नॉलेज, बिना यूजर के नॉलेज के द्वारा ही ये कलेक्ट किया जाता है, इसकी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि डेटा थेफ्ट हो गया, ठीक है? यानी कि डेटा चुराना, पासवर्ड चुराना, क्रेडिट कार्ड की डिटेल निकालना, पर्सनल फाइल निकाल लेना, ठीक है? तो ये रहता है। इसमें पॉपअप ऐड भी होती हैं, में जनरेट अनवांटेड एडवर्टाइज़मेंट की जाती है और मोबाइल डिवाइसेज़ के द्वारा चलता है, जैसे की लॉगर्स और हिडन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल थ्रू फ्री डाउनलोड्स, ठीक है? ये सब आता है इसमें। फिशिंग में आता है, फिशिंग इज़ अ साइबर अटैक वेयर अटैकर ट्रिक यूज़र इंटू रिवीलिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लाइक पासवर्ड है, बैंक डिटेल है, पर्सनल डेटा है, बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ लेजिमिनेट आइडेंटिटी, ठीक है? जैसे फेक ईमेल्स आ जाते हैं आपको, आपने क्लिक करा, आपका खाता खाली, डेटा चोरी हो गया, फाइनेंशियल कोई लॉस हो गया, आइडेंटिटी के थेफ्ट्स हो गए, ये सब आता है इसके अंदर, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिजिटल सिग्नेचर वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आता है डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है, ठीक है? तो देखो भाई यहाँ पर लिखा है साफ-साफ शब्दों में कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होते हैं। तो यूजेस एन्क्रिप्शन टू ऑथेंटिकेट सेंडर एंड डॉक्यूमेंट इंटीग्रिटी, यानी हाईली सिक्योर्ड ड्यू टू इंस्क्रिप्शन कन्फर्म आइडेंटिटी ऑफ सेंडर। ये ना हमारे सेंडर की जो आइडेंटिटी होती है उसको कन्फर्म करने का काम करता है डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है? और इसका यूज़ कहाँ होता है? बैंकिंग में, टैक्सेशन में, गवर्नमेंट फाइलिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है? ये बेसिकली एनी इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ साइनिंग अ डॉक्यूमेंट, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मेथड का इस्तेमाल करके हम साइन साइन करते हैं डॉक्यूमेंट को। जैसे कि इसका इस्तेमाल होता है ऑनलाइन फॉर्म्स में, जैसे आपने कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल किया, कोई एग्रीमेंट है, कोई अप्रूवल है, कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो उसमें इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है? सिक्योरिटी डिपेंड करती है आपने कौन-सा मेथड यूज़ किया। कैन बी सिंपल क्लिक होता है, टाइप नेम एंड स्कैन्ड सिग्नेचर, इसमें स्कैन्ड सिग्नेचर होते हैं, नाम टाइप करो और बहुत सिंपल क्लिक से हो जाता है। नेक्स्ट आता है आईटी एक्ट 2000 वर्सेस आईटी एक्ट 2008 अमेंडमेंट, इसमें क्या डिफरेंस है? तो देखो भाई, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ये, तो इसका पर्पस क्या है? सबसे पहले इस 2000 वाले की बात करते हैं, इसका पर्पस है क्या एक्चुअल में? तो टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांज़ैक्शन एंड डिजिटल सिग्नेचर, वही सारे जो मैंने ऊपर पढ़ाए थे, और ई-गवर्नेंस को प्रमोट करना और साइबर क्राइम्स जो हो रहे हैं उसको प्रिवेंट करना, उससे बचना। की फीचर्स क्या है? लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड डिजिटल सिग्नेचर्स, ठीक है? साइबर क्राइम लाइक हैकिंग हो रही है, आइडेंटिटी की चोरी हो रही है, वायरस अटैक आ रहा है, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब इसमें बताई गई हैं। इसकी बुराई है डिड नॉट कवर ऑल द इमर्जिंग साइबर क्राइम लाइक फिशिंग, स्पैमिंग, साइबर टेररिज्म, ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसकी बुराइयाँ हैं, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन कुछ हमें बेनिफिट मिल रहा है, हम चीज़ें वेबसाइट चला रहे हैं या कोई ई-कॉमर्स का काम कर रहे हैं या कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो देखो ये सारी छोटी-मोटी चीज़ें तो होती रहेंगी, ठीक है? हर चीज़ में फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। आईटी एक्ट 2008 अमेंडमेंट बोलता है कि इसके फीचर्स बताता है कि ये इंट्रोडक्शन करता है न्यू साइबर क्राइम को लेकर आया, जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट का होना, साइबर टूरिज्म का होना, साइबर स्टॉकिंग का होना, कि आजकल डेटा चोरी हो रहा है। देखते हो ना कि हाँ भाई, आपका एक लिंक कोई आता है, क्लिक करो तो खाता खाली हो जाता है, बैंक से भी इतने पैसे निकल जाते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? मतलब डेटा चोरी होना और उसके बाद आपका खाता खाली हो जाता है, ठीक है? अगर आपको इतना नहीं पढ़ना तो आप इसका डिफरेंस ऐसे भी कर सकते हो, इसका पर्पस क्या है, दोनों के पर्पस समझो। आईटी एक्ट 2000 का पर्पस था लीगल रिकॉग्निशन ऑफ ई ट्रांजैक्शन एंड डिजिटल सिग्नेचर, और इसका क्या पर्पस है? इमर्जिंग साइबर थ्रेट्स जो हो रहे हैं एंड जो 2000 एक्ट है उसको अपडेट करके आया है ये, ठीक है? 2008, ठीक है? साइबर क्राइम में क्या आता है? हैकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, वायरस अटैक इसमें आता है, और इसमें क्या है? एक्सपेंडेड टू फिशिंग, साइबर टूरिज्म, साइबर स्टॉकिंग, स्पैमिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं इसके अंदर, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, जैसे कि इसमें क्या आता है 2000 वाले में, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ फॉर डिजिटल सर्टिफिकेट्स, और इसमें आता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रिमूविंग अनलॉफुल कंटेंट, जो आजकल अनलॉफुल कंटेंट जो होता है वो हम रिमूव कर देते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, ठीक है? कई बार आपने इंस्टाग्राम पे देखा होगा, यूट्यूब पे भी पॉलिसी होती है, अगर आप वीडियो डालते हो तो आपकी वीडियो जो है वो लॉफुल होनी चाहिए, अनलॉफुल कंटेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है? इन शॉर्ट भी लिखा है, आप पढ़ भी सकते हो इसको।
सिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन एंड असिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन क्या होता है? सिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन एक मेथड है ऑफ इंस्क्रिप्टिंग डेटा वेयर द सेम की इज यूज फॉर बोथ द इंस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, सेम की का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। एक सिंगल शेयर सीक्रेट की होती है, फास्ट एंड एफिशिएंट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो होता है डाटा में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है रिक्वायर सिक्योर की डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। ठीक है, कॉमन कुछ एल्गो होते हैं जैसे AES हो गया, DES हो गया, ये सब है। इसके एग्जांपल से इसको समझो। इफ अलाइज वांट्स टू सेंड अ मैसेज टू BOB, बोथ यूज द सेम सीक्रेट की, द इंस्क्रिप्ट एंड डिस्क्रिप्ट द मैसेज। ठीक है, असिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन क्या होता है? असिमेट्रिक इंस्क्रिप्शन आल्सो कॉल्ड पब्लिक की। ठीक है, साइड क्रिप्टोग्राफी में आता है पब्लिक की। ठीक है, जैसे आपको मैं समझाती हूँ। पब्लिक की शेयर ओपनली, प्राइवेट की कीप्ट सीक्रेट। मतलब इसमें दो होते हैं, पब्लिक तो होती है वो बिल्कुल सबके लिए ओपन है, और प्राइवेट वाली बहुत सीक्रेट होती है। एंड प्रोवाइड हायर सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, और डिजिटल सिग्नेचर को भी सपोर्ट करती है। ठीक है, क्योंकि जिस हिसाब से आजकल धोखाधड़ियाँ हो रही हैं, उस हिसाब से कितनी सारी चीज़ें जो है वो अपग्रेड भी हो रही है। अब आप देखते हो कि व्हाट्सएप पे भी आप देखो, आजकल टू स्टेप वेरिफिकेशन हो रहा है, या फिर फेसबुक पे भी हो रहा है। आप बहुत सारी चीज़ें आइडेंटिटी लगा देते हो कि आपकी ऐसी आईडी कोई नहीं खोल सकता। यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ चुकी हैं, कोड आएगा, फिर फाइनल वेरिफिकेशन होगा, तो ही आप अपनी आईडी को ओपन कर पाते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से था। नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनल पेमेंट वर्सेस ई पेमेंट क्या होता है? ट्रेडिशनल आपको नाम से ही क्लियर है। ट्रेडिशनल मतलब जो क्या होता है, ट्रेडिशनल पेमेंट रेफर्स टू मैनुअल और फिजिकल। जैसे आप दुकान में गए, आपने सामान लिया और पैसे दे दिए, चाहे आपने जीपे किया हो या फिर फोन पे किया हो, कैश दिया हो, चेक दिया हो, कुछ भी दिया हो, मतलब आपने फिजिकली जाके दिया। और ई पेमेंट जो इलेक्ट्रॉनिक, आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन जो करते हो, ठीक है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब से उसको सब बना के लिखा हुआ है। ठीक है, ट्रेडिशनल, और ये देखो लिखा भी है, ट्रेडिशनल मतलब फिजिकल और मैनुअल होती है, ई पेमेंट में डिजिटल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक होता है। स्पीड की बात करूँ तो इसमें काफ़ी स्लो होती है, ट्रेडिशनल में इसमें बहुत फास्ट होती है, इंस्टेंट हो जाती है। ठीक है, बैंकिंग आवर्स में होती है, और ये 24/7 कभी भी आप पेमेंट करके सामान मंगा लो। ठीक है, ये सब आता है। एग्जाम्पल के तौर पे कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, ये सब होता है इसके अंदर। इसमें UPI, नेट बैंकिंग, ये सब आ जाता है। डिफरेंस बिटवीन डिजिटल, वर्चुअल एंड क्रिप्टो करेंसीज क्या होती है? तो देखो भाई, डिजिटल करेंसी एक फॉर्म ऑफ मनी, इट डिजिटल फ्रॉम द एग्जिस्ट इलेक्ट्रॉनिक, कैन बी यूज फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। आजकल हम कुछ भी मंगा रहे हैं, तो वो क्या है उसमें, जो कि फॉर्म ऑफ मनी है। जैसे हम कुछ भी सामान मंगाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक, उसको हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो वो क्या है हमारे लिए, एक डिजिटल करेंसी तो है। ठीक है, इशूड बाय गवर्नमेंट, जो कि बैंक और के द्वारा, जो हमारे इशूड बाय गवर्नमेंट और बैंक के द्वारा इशू करी गई है। स्टोर कर सकते हो आप उसको इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, जैसे डिजिटल रुपया, CBDC, ई मनी स्टोर इन बैंक अकाउंट। वर्चुअल करेंसी कौन सी होती है? जैसे कि लॉयल्टी पॉइंट्स हो गए, फेसबुक क्रेडिट्स हो गए, गेम कॉइन्स हो गए, ये सारे है ना आपके वर्चुअल करेंसी होती है, जो आप स्टोर करते हो और उसको बाद में कहीं यूज करते हो। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है, जो कि यूज होती है क्रिप्टोग्राफी में फॉर सिक्योर ट्रांजेक्शन। आपको अपनी ट्रांजेक्शन को सिक्योर करना है, या फिर कोई ब्लॉकचेन नेटवर्क को डिसेंट्रलाइज करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, नॉट कंट्रोल बाय एनी सेंट्रल अथॉरिटी, है ना। बिटकॉइन का आपने नाम सुना होगा, डॉगी कॉइन हो गया, ये सब चीजें इसमें आती हैं। बड़ी सारे एग्जांपल के तौर पे इसको लिखा है। नेक्स्ट आता है ई गवर्नमेंट एंड ई गवर्नेंस का डिफरेंस क्या होता है? सीधा डिफरेंस पे आ जाते हैं। ई गवर्नमेंट और ई कॉमर्स का डिफरेंस देखो, कितने बढ़िया तरीके से नोट्स हम लोगों ने ये क्वेश्चन बैंक बनवाया है, कि अगर आपको ऐसे पढ़ना है तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, अगर ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन समझना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस क्या होता है? ई गवर्नमेंट में आता है यूज ऑफ ICT फॉर प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज। यानी कि यहाँ पे होता क्या है, जैसे ऑनलाइन पासपोर्ट है, टैक्स फाइलिंग है, तो ये ई गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जाके आप चीजें करते हो, और आपको सेम डिलीवरी सर्विस की डिलीवरी हो जाती है। और ई गवर्नेंस में क्या होता है, जैसे कि आपके कोई पार्टिसिपेशन, ई पार्टिसिपेशन प्लेटफॉर्म्स हो गए, या फिर कोई ग्रीवेंस पोर्टल हो गया पब्लिक के लिए। इसमें ना ट्रांसपेरेंसी रहती है, अकाउंटेबिलिटी भी रहती है। ठीक है, और काफी सारे डिसीजन मेक इसमें हो पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है 9 पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया। जो हमारा जो आज डिजिटल इंडिया हुआ है, वो 9 पिलर्स के द्वारा है। सबसे पहला, ब्रॉडबैंड हाईवेज। ठीक है, सबसे पहला क्या आता है इसमें, हाई स्पीड इंटरनेट है, जो जिसकी वजह से रूरल और अर्बन एरिया के अंदर कनेक्शन बैठा, और आज हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए। उसके बाद आता है मोबाइल कनेक्टिविटी यूनिवर्सल हो चुकी है, यानी कि डिजिटल इंक्लूजन फॉर ऑल द सिटीजन के लिए, सबके लिए बराबर है। पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम की बात करूँ तो इसका मकसद क्या था? मेक डिजिटल सर्विस एक्सेसिबल टू एवरीवन, हर पर्सन तक ये डिजिटल सर्विसेज पहुंचे और उसका यूटिलाइजेशन हो सके। ई गवर्नेंस रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी में आता है।
ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। ई क्रांति में आता है, ई क्रांति इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ सर्विस में आता है, इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट सर्विस टू सिटीजन, है ना। इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल यानी कि सबके लिए इन्फॉर्मेशन बराबर है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, गवर्नमेंट का जो डेटा है वो सबके लिए ओपन है, कोई भी उसको पढ़ सकता है, देख सकता है और इस्तेमाल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का मकसद जो है वो अ, हमारा इम्पोर्ट जो है यानी रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट एंड सपोर्ट मेक इन इंडिया। ये तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि हमारा भारत देश जो है, जो डिसीजन ले रही है गवर्नमेंट, वो यही कहती है कि हमारे भारत देश में सामान बने, हम इम्पोर्ट जो है वो कम करें, एक्सपोर्ट ज़्यादा करें। आईटी फॉर जॉब्स है यानी कि इन्हांस करती है एम्प्लॉयमेंट, जो एम्प्लॉयमेंट मिले लोगों को, काम मिले। अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम चलाए गए हैं जो कि शोकेस इमीडिएट बेनिफिट ऑफ डिजिटल इंडिया, वाईफाई हॉटस्पॉट हो गया, ठीक है, डिजिटल लॉकर्स हो गए, ई सिग्नेचर्स हो गए, ये सब आता है। नेक्स्ट आता है डीएलटी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा सा हम एग्जांपल से समझते हैं, फिर अच्छे से समझ आएगा ये। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी जो होता है एक डिजिटल सिस्टम है जो कि हमारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है अक्रॉस मल्टीपल लोकेशन और कंप्यूटर इन अ नेटवर्क। जैसे कि ट्रेडिशनल डेटाबेस हो गया, देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी। जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं नेटवर्क के अंदर वो मेंटेन करते हैं कॉपी ऑफ लेजर। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाती हूँ। क्रिप्टो करेंसीज लाइक बिटकॉइन है या फिर वो यूज होता है डीएलटी में, ब्लॉकचेन में, टू मेंटेन सिक्योर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड। जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है बहुत ही सिक्योर तरीके से हो, कोई भी डेटा लीक ना हो। बैंकिंग एंड फाइनेंस में भी इसका एप्लीकेशन होता है, किसका, डीएलटी का। जैसे क्रॉस बॉर्डर बॉर्डर पेमेंट्स है, ट्रेड फाइनेंस है, कोई क्लियरिंग करनी है, सेटलमेंट करनी है, तो उसमें इसका इस्तेमाल आता है, ठीक है। वैसे इतना सफिशिएंट है, बाकी आप गो थ्रू कर सकते हो। टीसीएस क्या होता है, टर्म एंड कंडीशन इन ई कॉमर्स, ये तो आपने कई जगह पढ़ा ही होगा। टर्म्स एंड कंडीशन आर रूल्स, गाइडलाइंस एंड लीगल एग्रीमेंट दैट अ कस्टमर मस्ट एग्री टू बिफोर यूजिंग एन ई कॉमर्स वेबसाइट और मेकिंग अ परचेज। खरीदने से पहले टीएनसी पढ़ लेता है कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन इस पे अप्लाई की गई हैं, यूजर का एग्रीमेंट क्या है, प्राइवेसी डेटा क्या है, रिफंड की पॉलिसी मिलेगी नहीं मिलेगी, अगर बाद में प्रोडक्ट समझ नहीं आया तो वापस हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये सारे पॉइंट्स आप इसको बना के आराम से लिख सकते हो, ठीक है। ई सर्विसेज में आता है, ई सर्विस में आता है इलेक्ट्रॉनिक सर्विस, जो मैंने ऊपर पढ़ाया था सेम वही आप बना के लिख सकते हो, वही सारे पॉइंट्स है। ऑनलाइन फंड ट्रांसफर और ऑनलाइन एंटरटेनमेंट होता क्या है, तो उसको एक डिफरेंस से समझेंगे। ऑनलाइन फंड ट्रांसफर होता है जिसमें आप अपनी मनी को डिजिटली ट्रांसफर करते हैं, और ऑनलाइन एंटरटेनमेंट में क्या होता है, इसमें क्या होता है, डिजिटल कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है ना। ऑनलाइन फंड ट्रांसफर में आता है फाइनेंशियल सर्विस आती है, और इसमें तो होता है कंटेंट की सर्विस होती है, आपको कंटेंट देखने को मिल जाता है। आपको एग्जांपल से समझना है तो अच्छे से समझ आएगा। इसमें क्या आता है, यूपीआई हो गया, एनएफटी करना है, आरटीजीएस करना है, ये सब आता है। लेकिन इसके अंदर यूट्यूब आप चला रहे हो, सर्विस ले रहे हो, ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, स्पॉटिफाई चला रहे हो, नेटफ्लिक्स चला रहे हो, तो वो आपकी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट है, ठीक है। इसके कुछ ड्रॉबैक्स है, जी हाँ, रिस्क ऑफ फ्रॉड जो है वो जो होता है, रिस्क रहता है कि आपने, आपका डेटा वेटा चोरी हो जाता है, लिंक विंक आया और आपको दिक्कत हो गई। इसमें क्या होता है, इसमें आपको एडिक्शन हो जाती है, रिस्क रहता है एडिक्शन का, प्राइवेसी कंसर्न का। जैसे कि हम ऑन यूट्यूब रोज 2 घंटे चला रहे हैं, तो 2-4 दिन चलाएंगे तो 5वें दिन हमें खुद चलाने का मन करेगा क्योंकि हम उसके लिए एडिक्ट हो चुके हैं, ठीक है। प्राइवेसी कंसर्न भी रहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है हम लोगों के कुछ बेनिफिट्स हैं। जी हाँ, मैं ना आपको मेन-मेन करा रही हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें होता है क्विक होता है, ठीक है। यानी कि जो ये हमारा क्या है, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर में क्या होता है कि कन्वीनिएंट है, पेपर वर्क कम रहता है, कैश हैंडलिंग कम हो जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, ऑन डिमांड एक्सेस होता है, एंटरटेनमेंट फ्रॉम एनीवेयर, आप कहीं भी बैठ के यूट्यूब चलाओ, इंस्टा चलाओ, कुछ भी चलाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोबाइल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं। सबसे पहले अब मोबाइल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क एक सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है जो कि डिज़ाइन किया गया है टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल एप्लीकेशन। जो हमारे मोबाइल के एप्लीकेशन हैं उनकी डेवलपमेंट के लिए जो है वो सपोर्ट के लिए किया गया है। जैसे कि प्री रिटन कोड्स हैं, टूल है, लाइब्रेरी है, ये सब आ जाता है, ठीक है। अच्छा, तो इसको हम थोड़े से एग्जाम्पल से समझते हैं तो अच्छे से समझ आएगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो सबसे पहले आता है जैसे एंड्रॉयड फ़ोन है, आईओएस है, ठीक है, एप्पल को आप यूज़ कर पा रहे हो, एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर पा रहे हो, तो वो मोबाइल डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स ही हैं, ठीक है। क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म सपोर्ट रहता है, ठीक है, और इंटीग्रेशन रहती है हमारी, डेटाबेस है, थर्ड पार्टी सर्विसेज़ भी ईज़ी हो जाती है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज़ेशन हो जाता है, टूल टू एनहांस ऐप परफॉर्मेंस, ऐप किस तरीके से वर्क कर रहा है, जो हमारे इश्यूज़ हैं वो भी फिक्स हो जाते हैं, तो ये सब इसमें आ जाता है। नेक्स्ट आता है ऐप डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है। तो the app development process is the step by step methodology used to design, develop, test and
मोबाइल और वेब एप्लीकेशन, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझें तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, इसके पहले हम लोग थोड़ा ये समझ लेते हैं इसमें क्या क्या आता है। जैसे कि आइडिया आता है, ठीक है, मार्केट को रिसर्च करना, मार्केट क्या चाहती है, किस तरीके से डिज़ाइन करना है प्रोडक्ट को, जैसे आईओएस है, एंड्रॉयड है, ठीक है। टेक्नोलॉजी को जो है चूज़ करना, फिर डेवलपमेंट करनी, ठीक है, डेटाबेस हो गया, बैक एंड डेवलपमेंट करना, टेस्टिंग करना, फिर आप लोगों को एंड में आ जाता है मेंटेनेंस और अपडेट। जैसे आप देखते हो, आप कुछ भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो टाइम टू टाइम आपको अपडेट करना होता है, नए-नए वर्ज़न्स जो आते हैं, सो दैट वो फ़ोन जो है या एप्लीकेशन जो है वो अ, टाइमली चले और जो है दिक्कतें ना फेस हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है वेब ब्राउज़र है और वेबसाइट होस्टिंग है, ठीक है। इसको बस एक डिफरेंस से समझेंगे। वेब ब्राउज़र में क्या था, सॉफ्टवेयर टू असेस एंड व्यू वेब कंटेंट। आप अपने वेब के कंटेंट को व्यू कर पाते हैं, सॉफ्टवेयर को असेस कर पाते हैं। जैसे क्रोम वगैरह चलाते हो, सफारी आपके, अगर आपके पास आईफ़ोन है तो आप सफारी पे सर्च करते हो, क्रोम करते हो, फायरफॉक्स सिस्टम वगैरह पे यूज़ करते हो। क्लाइंट साइड एप्लीकेशन होती है ये। वेबसाइट होस्टिंग में क्या होता है, जैसे कि एडब्ल्यूएस हो गया, ठीक है? ये मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर रही हूँ। ब्लू होस्ट हो गया, ये सब आते हैं, यानी कि सर्विस टू स्टोर, यानी कि आप अपनी सर्विस को स्टोर कर पाते हो। मेक वेबसाइट एक्सेसिबल ऑनलाइन, वेबसाइट्स मेक करना, ठीक है? उसको यूज़ कर पाना, ये सब आता है। सर्वर साइड सर्विस रहती है, ठीक है? नेक्स्ट आता है एपरेटिलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है?